नमस्कार। एमए हिंदी के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए हिंदी के पाठ्यक्रम MHD 4 यानी नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का संबंध ऑक्टेवियो पाज के साक्षात्कार से है और यह साक्षात्कार जो है हिंदी के एक बड़े लेखक श्रीकांत वर्मा ने लिया था। तो आज हम इस साक्षात के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि साक्षात्कार क्या है। जैसा कि जानते हैं, साक्षात्कार दरअसल पत्रकारिता की विधा है, लेकिन इसकी गणना साहित्यिक विधा में भी की जाती है। कोई भी साहित्यकार, कोई भी साक्षात्कार जब साहित्यिक गुणों से समृद्ध हो तो वो साक्षात्कार नहीं रह जाता, बल्कि रचनात्मकता और कलात्मकता की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर पत्र पत्रिकाओं में इंटरव्यू छपते रहते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू का ही हिंदी नाम है और पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं, राजनीतिज्ञों का लेते हैं, अधिकारियों का लेते हैं, लेखकों का लेते हैं, कलाकारों का लेते हैं। कई लोगों के इंटरव्यू प्रकाशित होते रहते हैं। तो हर इंटरव्यू जो है वो साहित्यिक विधा के रूप में नहीं माना जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रिपोर्टाज जो है वो साहित्यिक विधा नहीं हो जाती। लेकिन कई साक्षात्कार ऐसे होते हैं जिसमें साहित्यिकता के गुण होते हैं। ये रिपोर्टाज, ये जो साक्षात्कार है वो भी इसी तरह का। ये साक्षात्कार किससे लिया गया है? ये साक्षात्कार लिया गया है मैक्सिको के एक बहुत बड़े कवि, अपने समय के, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ऑक्टेवियो पाज से। और ये साक्षात्कार लिया गया था श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा भी हिंदी के एक बहुत बड़े कवि थे, तो इस बात को ध्यान रखें। साक्षात्कार जब साहित्यिक गुणों से समृद्ध हो तो वह साक्षात्कार नहीं रह जाता, बल्कि रचनात्मकता और कलात्मकता के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। साहित्यिक पत्रकारिता के लिए गए साक्षात्कार में पाठक साहित्यकार से उसके जीवन और समाज संबंधी मान्यताएं, उसके आदर्श, उसकी वैचारिक मान्यता, उसके लेखन के पीछे काम करने वाली अंतःशक्ति, सूक्ष्म विचार विश्लेषण, तर्क वितर्क को जानने का प्रयास करता है। आप जानते हैं कि लेखक से कोई भी साक्षात्कार ले सकता है, कोई साधारण पत्रकार भी ले सकता है। लेकिन जब कोई लेखक किसी दूसरे लेखक का साक्षात्कार लेता है तो वो केवल इंटरव्यू नहीं होता एक तरफा, वो कुछ हद तक बातचीत भी हो जाती है, क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला है वो भी साहित्यकार है और जो जवाब देने वाला है वो भी साहित्यकार है। तो इस दृष्टि से उसका विशेष महत्व हो जाता है। दूसरी बात जो कही गई है कि ऐसे साक्षात्कार में पाठक जो है उनकी बड़ी उत्सुकता रहती है। हम जिन लेखकों को पसंद करते हैं, जिन लेखकों को हम पढ़ते हैं, उन लेखकों के बारे में हम और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं। जैसे मसलन हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का बहुत हमारे लिए महत्व होता है कि प्रेमचंद का जीवन किस तरह का था, प्रेमचंद को अपने जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, वो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, उनकी आर्थिक अवस्था किस तरह की थी, तो ये उनकी अभिरुचियाँ क्या थी, उनकी आदतें क्या थी, ये सब बातें में प्रेमचंद को पसंद करने वाले पाठकों को बहुत रुचि होगी। ये प्रेमचंद का तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, लेकिन कोई भी लेखक हो सकता है जिसके प्रति हमारी रुचि हो। और ये जो पत्रकार हैं या जो साहित्यिक पत्रकारिता कर रहे हैं या साहित्यकार हैं जो दूसरे लेखक का, अपने वरिष्ठ लेखकों का साक्षात्कार लेता है, तो निश्चित रूप से वो साक्षात्कार जो है उस लेखक के जीवन के बहुत सारे पर्दों को अनावृत करता है। तो इसलिए साहित्यकार द्वारा साहित्यकार का लिया गया साक्षात्कार कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण होता है। साहित्यकार से बातचीत के माध्यम से कई ऐसे पहलू भी उजागर होते हैं
जो उसके लेखन को समझने में, उसके समय के लेखन को समझने में और साहित्य, समाज, राजनीति, कला आदि के बारे में उसकी धारणाओं को समझने में भी मदद मिलती है। तो इस रूप में साहित्यकार द्वारा लिए हुए इंटरव्यू का बड़ा महत्व होता है। साक्षात्कार कोई स्थिर रूपाकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकें कि बस कुछ सवाल तैयार कर लीजिए, पूछ लीजिए, जो जवाब दे वो जवाब लिख लीजिए। नहीं, साक्षात्कार में जो अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का ही हिंदी अनुवाद है, उसमें हम जब लेखक दूसरे लेखक से सवाल करता है तब उस सवाल से भी सवाल पैदा होते हैं, ये उस सवाल के जवाब से भी सवाल पैदा होते हैं। और साक्षात्कार लेने वाले के अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वो उस बात को जो है उस सवाल के जवाब से पैदा हुए सवाल को भी पूछने की कोशिश करे, क्योंकि ये इससे साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा यह है कि अगर वो साक्षात्कार प्रकाशित हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि केवल प्रश्न दे दिया और नीचे उत्तर दे दिया, ये पर्याप्त नहीं है। आपको पहले एक भूमिका प्रस्तुत करनी होगी। आपको पाठकों को ये बताना पड़ेगा कि आप जिनसे साक्षात्कार ले रहे हैं उनका क्या महत्व है और उनसे साक्षात्कार आप क्यों ले रहे हैं और आपके साक्षात्कार लेने का उद्देश्य क्या है। ये सब बातें आप एक तरह से उसकी भूमिका के रूप में आप लिखेंगे और इससे वो साक्षात्कार जो है उसको एक परिप्रेक्ष्य में जो है वो समझा जा सकेगा। साक्षात्कार अब तो कई तरह के माध्यम हो गए हैं। आप टेलीफोन करके साक्षात्कार ले सकते हैं, आप स्काइप के द्वारा यानी कि आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी साक्षात्कार ले सकते हैं। और इस समय जब कि कोरोना महामारी का समय है तो व्यक्तिगत रूप से मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से साक्षात्कार प्रभावशाली तभी बनता है जब आप जिनसे साक्षात्कार ले रहे हैं उनके सामने आप उपस्थित हो और एक तरह से कहना चाहिए कि आमने सामने बैठकर आप उनसे बातचीत करें और उसका जो प्रभाव होगा वो निश्चित रूप से बहुत अधिक होगा। जैसा मैं बता चुका हूँ, साक्षात्कार बिना उद्देश्य के लिए नहीं लिया जाता। आप किसी से ये पूछने के लिए साक्षात्कार नहीं लेते कि आप क्या खाते हैं, आपकी अभिरुचियाँ क्या हैं। इसका भी महत्व होता है, ऐसा नहीं है कि इसका महत्व नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए आप इंटरव्यू नहीं लेते। आप इंटरव्यू लेने का, साक्षात्कार लेने का कोई बड़ा उद्देश्य आपके सामने होना चाहिए। जब बड़ा उद्देश्य आपके सामने होगा तो सवाल भी वैसे ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी जानकारी लेकर जाएं। आप किसी लेखक से ये नहीं पूछ सकते कि आपने अब तक कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। अगर आपको पहले से ये पता नहीं है कि जिस लेखक का इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं उन्होंने क्या पुस्तकें लिखी है, कौन सी पुस्तकें लिखी है, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी है, कविताएं लिखी है, उनकी अभिरुचियाँ किस तरह की है, ये जानकारियाँ आपको पहले से होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं है तो फिर आप एक अच्छा इंटरव्यू कभी भी नहीं ले सकते। आपको उनका दृष्टिकोण पता होना चाहिए, आपको उनकी अभिरुचियाँ पता होनी चाहिए, बहुत सारी बातें पहले से आपको मालूम होनी चाहिए, तब ही आप नए और मौलिक किस्म के सवाल उनसे पूछ सकेंगे। तो इस दृष्टि से देखें तो साक्षात्कार में प्रश्नकर्ता की तैयारी किस तरह की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि साक्षात्कार लेते हुए ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए जिससे कि साक्षात्कार दाता जो है, साक्षात्कार जो दे रहा है वो चिढ़ जाए, उसे पसंद ना आए, उसे लगे कि प्रश्न पूछने वाला जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है, या उसे ये लगे ऐसा प्रभाव पड़े कि ये जो साक्षात्कार ले रहा है ये तो कुछ जानता ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि साक्षात्कार लेने वाला जो भी पूछे बहुत विनम्रता से, बहुत स्पष्ट बात उसकी होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का उलझाव नहीं होना चाहिए। जो सवाल पूछा जा रहा है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और वो महत्वपूर्ण होना चाहिए।
ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। तो इस रूप में इस बात को ध्यान रखें। ये जो इंटरव्यू हम जिसकी चर्चा आगे करेंगे, वो इंटरव्यू दरअसल मुद्रित रूप में प्रकाशित हुआ है। यानी कि इंटरव्यू तो जाहिर है कि बातचीत के माध्यम से हुआ, लेकिन वो मुद्रित रूप में, प्रिंट रूप में प्रकाशित हुआ और अब पुस्तकाकार उपलब्ध भी है। तो ये ज़रूरी है कि जब आप इंटरव्यू लें तब आप नोट जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक लें और पूरी ईमानदारी से लें। जो वो कह रहे हैं उसको आप तेज़ी से लिख सकें, इस ये क्षमता होनी चाहिए। और जो उन्होंने कहा है सिर्फ वही आप लिखें। आप अपने मन से कुछ मिलाएं नहीं। अगर आप अपने मन से जो बातें साक्षात्कारदाता ने नहीं कही है वो अगर आप उसमें डाल देंगे तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, आपकी अपनी जो प्रतिष्ठा है वो कम हो जाएगी। हिंदी में साक्षात्कार लिखने की परंपरा भी बहुत पुरानी नहीं है। जो पुराने साक्षात्कार मिलते हैं उनमें 1931 में बनारसी दास चतुर्वेदी जो विशाल भारत के संपादक थे, उन्होंने जगन्नाथ दास रत्नाकर से बातचीत की थी और वो प्रकाशित हुई थी। उसके 1 साल बाद में उन्होंने प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन गुजारे थे और वहाँ जो बातचीत की थी उन्होंने उसे भी प्रकाशित किया था। और उसके बाद में हिंदी में पद्म सिंह शर्मा कमलेश की एक किताब प्रकाशित हुई जिस इनसे मिला। उसमें कई सारे लेखकों के साथ उन्होंने बातचीत की थी और उसको उन्होंने पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था और पुस्तक का नाम था इनसे मिला। कभी कभी कुछ अलग तरह के साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे हिंदी के कथाकार राजेंद्र यादव ने एंटन चेखव एक इंटरव्यू नामक लेख लिखा। इसमें चेखव जो रूसी कथाकार थे उनका इंटरव्यू है। ऐसा लगता है जैसे राजेंद्र यादव एंटन चेखव से इंटरव्यू ले रहे हैं और एंटन चेखव जो है उन्हें जवाब दे रहे हैं। लेकिन एंटन चेखव तो राजेंद्र यादव के लेखक बनने से पहले उनका देहांत हो चुका था। यह एक काल्पनिक इंटरव्यू था और ये भी एक साहित्यिक विधा के रूप में इसे देखा जा सकता है। हिंदी में बेनी माधव शर्मा, लक्ष्मीचंद जैन, शरद देवड़ा, रणवीर रांगरा, श्रीकांत वर्मा आदि ने कई देश विदेश के लेखकों के साक्षात्कार लिए जो बाद में पत्र पत्रिकाओं में और पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। हमारे पाठ्यक्रम में जो साक्षात्कार है वो मेक्सिको के लेखक कवि ऑक्टेवियो पाज का इंटरव्यू है। ऑक्टेवियो पाज जो है एक बहुत बड़े कवि थे। ऑक्टेवियो पाज पाब्लो नेरूदा जो स्पेनी भाषा के एक दूसरे कवि थे चिली के, उनके समकक्ष माने जाते हैं। ये दोनों स्पेनी भाषा के बहुत बड़े कवि के तौर पर माने जाते हैं। ऑक्टेवियो पाज जो है मेक्सिको के रहने वाले थे और जिस समय यह इंटरव्यू लिया गया उस समय ऑक्टेवियो पाज भारत में मेक्सिको के राजदूत थे। वो 1962 से 1968 के बीच भारत में राजदूत रहे। श्रीकांत वर्मा उस समय पत्रकारिता दिल्ली में कर रहे थे और वो दिनमान के विशेष संवाददाता भी थे। एक कवि के रूप में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, एक उपन्यास भी लिखा और इस तरह के इंटरव्यू भी उन्होंने लिए। इसमें ऑक्टेवियो पाज से जो इंटरव्यू उन्होंने लिया था वो उसके लिए उन्होंने 2 बार बात की। एक बार 1963 में, यानी कि हिंदुस्तान में राजदूत बनकर आने के 1 साल बाद में उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनका, और दूसरा इंटरव्यू तब लिया 1968 में जब उन्होंने अपने राजदूत पद से इस्तीफा दे दिया था। हुआ यह था कि मेक्सिको की सरकार ने वहाँ के छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया था और इस दमन का विरोध करने के लिए ऑक्टेवियो पाज ने राजदूत पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं बता चुका हूँ कि ऑक्टेवियो पाज एक बहुत बड़े कवि थे। 1990 में उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और एक ख्याति प्राप्त एक लेखक के रूप में उनकी पहचान आज भी कायम है। स्पेनिश भाषा के वो एक बहुत बड़े कवि हैं, उतने ही बड़े जितने कि पाब्लो नेरूदा को माना जाता है। इसी तरह से
श्रीकांत वर्मा भी एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक, अनुवादक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ के रूप में भी उनकी पहचान है। श्रीकांत वर्मा कांग्रेस के महासचिव भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बाद में वो कैंसर से उनकी अमेरिका में मृत्यु हो गई थी। उनके भटका में एक माया दर्पण, दिनारंभ, जलसागर, गरुड़ किसने देखा है, मगध ये काव्य संग्रह है, झाड़ी, संवाद, घर, दूसरे के पैर, अर्थी आदि उनके कुछ कहानी संग्रह है। दूसरी बार उनका उपन्यास है, आलोचना पुस्तक उनकी जिरह नाम की आलोचना पुस्तक है। और जिसमें ये इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है वो पुस्तक है 20वीं शताब्दी के अंधेरे में, जिसमें दुनिया के कई महत्वपूर्ण लेखकों के इंटरव्यू उन्होंने प्रकाशित किए। जो मुद्दे इन दोनों की बातचीत में उठे हैं उनमें से कुछ मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करें। सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा जो श्रीकांत वर्मा ने पॉज के साथ उठाया वो था वैचारिक प्रतिबद्धता का, कमिटमेंट जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। यह आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बारे में जब उनसे पूछा गया सवाल तो पॉज का कहना था कि साहित्यिक वो प्रतिबद्धता को साहित्यिक समस्या नहीं मानते। उनका कहना है कि 2 विश्व युद्धों के बीच में जो सोवियत संघ में और यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टियां उठी थी, उन्होंने नाज़ी खतरे के संदर्भ में ये सवाल उठाया था कि ये सवाल इस रूप में, जैसा कि मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो ये पूछा जाता था लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों से कि किस और हो तुम, यानी कि तुम किन के पक्ष में हो, युद्ध के समर्थक जो नाज़ी हैं उनके समर्थक हो, जो जनता पर जुल्म ढा रहे हैं उन नाजियों के समर्थक हो, या जनता की तरफ हो। तो ये प्रतिबद्धता का सवाल उन्होंने उठाया। और ऑक्टेवियो पाज आप जैसा जानते हैं कि उस रूप में मार्क्सवाद से तो वो प्रभावित रहे हैं, लेकिन वो कोई कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी लेखक नहीं थे। उनका ये मानना है, जैसा ऑक्टेवियो पाज ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा भी, कि कोई भी आदर्श या विचार कला का प्रतिमान नहीं हो सकता, जबकि मार्क्सवादी आमतौर पर विचार को बहुत कला के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं, साहित्य के लिए, कला के लिए। और इस रूप में जब उनसे ब्रेख्ट के बारे में, बर्तोल्ट ब्रेख्ट जो जर्मनी के एक बहुत बड़े लेखक थे, नाटककार थे और कवि थे, उनकी कला के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ब्रेख्ट तो एक बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन वो इस कारण बड़े लेखक नहीं थे कि वो साम्यवाद में विश्वास करते थे, बल्कि इस कारण बड़े लेखक थे कि उनके अंदर एक विद्रोही था। और वो विद्रोही जो है वो ही उनको एक बड़ा लेखक बनाता है। उनका मानना है कि रचनाकार जो है, कलाकार जो है, वो उसका विद्रोह किसी कारण से हो सकता है, वो किसी खास विचारधारा से प्रेरित हो ये आवश्यक नहीं है। विद्रोह खुद अपने में जो है एक महान लेखन को, एक महान कला को जन्म दे सकता है। इसी तरह से उनका भारत के बुद्धिजीवी लेखकों के बारे में भी उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान अपने विचार रखे थे। उन्होंने ये आशा की थी कि भारतीय लेखकों से आशा करते हैं वे कि राजनीति से दिग्भ्रमित नहीं होंगे। उनका ये भी मानना था कि हिंदुस्तान के लेखक जो हैं, कलाकार, वो ब्रिटेन और अमेरिका को ही पश्चिम या काफ़ी हद तक पूरा संसार मान लेते हैं। उनका ये भी कहना था कि भारतीय लेखक पश्चिमी साहित्य के पूरी तरह संपर्क में नहीं आए, इसलिए उनके जो विचार बने हैं पश्चिमी साहित्य के बारे में वो भी खंडित है। वो आधे अधूरे सत्य को पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा लगभग 200 सालों तक, और इसलिए जो भी पश्चिम उनके सामने आया वो ब्रिटेन के माध्यम से आया, अंग्रेजी के माध्यम से आया। वो यूरोप की और कई महान भाषाएं जो थी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, इटली की भाषा, इन सब भाषाओं से जो है भारतीय लेखकों का सीधे तौर पर कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। वहाँ के लेखन से भी उनका साक्षात्कार नहीं हुआ, जबकि
और इसलिए वो कहते हैं कि वो भारत के लोग पश्चिम का मतलब समझते हैं अमेरिका और ब्रिटेन, और अमेरिका और ब्रिटेन ही पश्चिम नहीं है, पश्चिम जो है उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जहाँ तक भारतीय लेखकों के बारे में है, उनकी यह आलोचना और भी आगे जाती है। वो कहते हैं कि भारतीय बुद्धिजीवियों में बौद्धिक वातावरण का बड़ा प्रभाव है। वो एक उदाहरण भी देते हैं कि यहाँ के जो अखबार हैं, उन अखबारों में साहित्य और कला को बिल्कुल स्थान नहीं मिलता या बहुत ही कम स्थान मिलता है। और यह बताता है कि यहाँ की पत्रकारिता जो है वो साहित्यकारों या कलाकारों को महत्व देने की बजाय केवल राजनीतिज्ञों को महत्व देती है, और यहाँ का बुद्धिजीवी भी जो है वो राजनीतिज्ञों के आगे पीछे ज़्यादा घूमता है। और इसलिए जो एक बौद्धिक वातावरण बुद्धिजीवियों को मिलना चाहिए, उसका बड़ा अभाव है। वो अभाव इस कारण से भी हो सकता है कि उनके अंदर प्रतिभा का अभाव हो, और दूसरे भी अन्य अनेक कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के लेखकों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ के बुद्धिजीवियों में जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है। क्योंकि यह अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग है, ये आप स्वांग तो करता है कि वो साहित्य और संस्कृति से प्रेम करता है, लेकिन वो अपने देश की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को एक तरह से नष्ट कर रहा है। और इस रूप में अगर देखें तो हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों से वो काफ़ी निराश थे। वो इसलिए भी निराश थे क्योंकि हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी जो है आमतौर पर राजनेताओं के पिछलग्गू बनकर रहते थे। वो उनके अकर्मण्य दास बन जाते थे, और ये एक बहुत ही बुरी स्थिति है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो राजनीति को बदलने के लिए, राजनीति से विद्रोह और समाज को बदलने के लिए समाज की आलोचना, गहरी शंका आवश्यक होती है, जिसका अभाव वो लेखकों में यहाँ देखते थे। जहाँ तक साक्षात्कार की लेखन शैली का सवाल है, श्रीकांत वर्मा ने जो साक्षात्कार ऑक्टेवियो पाज का लिया, जिसके माध्यम से उन्होंने उनके व्यक्तित्व को, उनकी विचार निष्ठाओं को, यानी कि उनकी जो वैचारिक मान्यताएं हैं उनको, उनके सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया है। जैसे कि एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है उनका पौज का कि वो एक बहुत बड़े कला प्रेमी भी थे, और कलाओं पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा, अमूर्त कला पर भी लिखा। उनका कहना था कि अमूर्त कला के साथ दिक्कत ये होती है कि वो जल्दी उसकी नकल होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर संवेदना को ज़्यादा महत्व देने की बजाय फॉर्म को, रूप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और रूप को जहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो फिर रूप की नकल होने लगती है। तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी बातचीत में कहा था। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि श्रीकांत वर्मा ने ये इंटरव्यू, जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि ऑक्टेवियो पाज से उन्होंने इंटरव्यू अंग्रेजी में लिया होगा या अंग्रेजी में ही लिया है, क्योंकि दोनों के बीच में जो समान भाषा हो सकती है वो अंग्रेजी ही थी। ऑक्टेवियो पाज अंग्रेजी के लेखक नहीं थे, वो स्पेनी भाषा के लेखक थे, और श्रीकांत वर्मा अंग्रेजी के लेखक नहीं थे, हिंदी के लेखक थे। लेकिन ऑक्टेवियो पाज को हिंदी नहीं आती होगी, और श्रीकांत वर्मा को बहुत संभव है कि स्पेनिश नहीं आती होगी, लेकिन दोनों अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने बातचीत की होगी। लेकिन जो इंटरव्यू हमारे सामने आता है वो हिंदी में आता है। वो पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो हिंदी में प्रस्तुत करते हैं, और इस रूप में अगर आप देखें तो ये इंटरव्यू भले ही किसी भी भाषा में लिया गया हो, लेकिन हिंदी में जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही प्रभावशाली है। श्रीकांत वर्मा जो है बहुत साफ सुथरी बातचीत की शैली में ये अपनी बात रखते हैं। इसमें दोनों का ये क्रेडिट दोनों को जाता है। ऑक्टेवियो पाज की बातचीत में कहीं कोई कहना चाहिए जटिलता नहीं है, किसी तरह की घुमावदार बातें वो नहीं करते। जो उनकी मान्यता है या वो जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं, और ये साहस उनके अंदर है। आप देखिए
कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक लेखक जो भारत जैसे देश में राजदूत बनाकर भेजा गया है, वो केवल इसलिए उस पद को छोड़ देता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी देश की सरकार जिसने कि उसे राजदूत बनाया है, उसने छात्रों को छात्रों के आंदोलन का दमन किया है। और इस समय चाहते तो वो चुप रह सकते थे, जैसा कि बहुत सारे लेखक ऐसे समय में चुप हो जाते हैं, बहुत सारे कलाकार चुप हो जाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं हुए। वो अपने देश के विद्यार्थियों के साथ खड़े रहना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा और उन्होंने अपना राजदूत का पद जो है वो छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि ऑक्टेवियो पाज की जो बातचीत ऑक्टेवियो पाज की हमारे सामने आती है हिंदी में श्रीकांत वर्मा के माध्यम से, उसमें कहीं भी घुमाव नहीं है, कहीं भी जटिलता नहीं है, कहीं भी उलझाव नहीं है। श्रीकांत वर्मा बहुत साफ सुथरी भाषा में बात करते हैं। दूसरी बात है कि श्रीकांत वर्मा जो है उनका खुद का जो ज्ञान का परास है, ज्ञान का विस्तार है, वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत कुछ जानते हैं, वो विश्व साहित्य के बारे में जानते हैं, वो ऑक्टेवियो पाज के लेखन के बारे में जानते हैं, वो कलाओं के बारे में जानते हैं, वो राजनीति के बारे में जानते हैं। इसलिए वो एक इतना प्रभावशाली इंटरव्यू ले सके, क्योंकि अगर इंटरव्यू लेने वाला खुद पूरी तरह से सक्षम ना हो तो वो एक प्रभावशाली इंटरव्यू नहीं ले सकता। ऑक्टेवियो पाज जैसे लेखक के साथ बातचीत करने के लिए निश्चित रूप से श्रीकांत वर्मा जैसे लेखक ही एक प्रभावशाली इंटरव्यू ले सकते हैं, जो कि सारे सवालों को बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने रखते हैं। हाँ, ये माना जा सकता है कि कई बार पाज अपनी बात जो रखते हैं उसके अंदर जो अंतर्विरोध नज़र आते हैं, उन अंतर्विरोधों को वो या तो जाने देते हैं या उससे जो प्रश्न निकलते हैं श्रीकांत वर्मा उसे नहीं पूछते। उसके क्या कारण है ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये हमारा ध्यान उस बात की तरफ भी जाता है कि कई अंतर्विरोधों को वो रेखांकित नहीं कर पाते। फिर भी ये एक बहुत ही प्रभावशाली साक्षात्कार है, एक उत्कृष्ट दो महान साहित्यकारों के बीच की एक बहुत ही प्रभावशाली बातचीत है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इस इंटरव्यू के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। धन्यवाद।